हेलो बच्चा बेटी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट पीवाईक्यूज आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ज्यादातर बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, उम्मीद करता हूं आपका भी होगा। लेकिन फिर भी इसके क्वेश्चंस कैसे आए थे बच्चों प्रीवियस ईयर्स में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दे रखा है यहाँ पे, फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर द फोर फोर्सेज आर अप्लाइड इन द एक्स वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने एक्स और वाई डायरेक्शन में 4 फोर्सेज लगा दिए। व्हाट एडिशनल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एंड एट व्हाट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। अच्छा बच्चों, वैसे ये क्वेश्चन काइंड ऑफ एक तरीके से वेक्टर का भी कह सकते हो आप, इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी कह सकते हो। वेक्टर के मतलब फोर्स बैलेंस वाले, जो फोर्स नेट फोर्स जीरो करने वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, वो काफी आते हैं। मतलब ना कई बार तो सीधे वो वेक्टर टाइप के दिख रहे होते हैं कि ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है। अब उसको वेक्टर का बोलो या इधर बोलो, नेट फोर्स हमें जीरो करना है इस पे ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बोलेंगे कि अगर मुझे एक्सेलरेशन जीरो चाहिए तो इस बॉडी पे, तो बच्चों अगर मुझे एक्सेलरेशन जीरो चाहिए तो नेट फोर्स जो होगा इस बॉडी पे वो m इंटू ए के बराबर, ये वाला रिलेशन होगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम ये कहेंगे कि अगर मुझे एक्सेलरेशन जीरो चाहिए बॉडी पे तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इसमें फोर्सेस जो लग रहे हैं मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन। वैसे तो कई सारे बच्चे तो इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर ले रहे होंगे, 7 न्यूटन। अब ऐसे लिख लो बच्चों, यहाँ पे टोटल 4 फोर्स तो लगे हुए हैं। पहले फोर्स को लिख देंगे हम जो 5 आई कैप है ना। दूसरे फोर्स को लिख दूंगा बच्चों में यहाँ पे 7 जे कैप। ओके। तीसरे फोर्स को लिख दूंगा बच्चों में F3 को लिख दूंगा मैं माइनस का 6 आई कैप। चौथा फोर्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 8 जे कैप। और एक पांचवा फोर्स मान लेंगे बच्चों ना, उस पांचवें फोर्स को मान लेंगे F1 आई कैप प्लस का F2 जे कैप। एक फिफ्थ फोर्स मान लिया मैंने, इसको बोलते हैं Fx आई कैप प्लस का Fy जे कैप, मान लो ऐसे मान लिया। इन सबको ऐड करके जीरो के बराबर कर दो बच्चों। तो आई कैप वाले ऐड करना, तो 5 प्लस का Fx माइनस का 6 आई कैप प्लस का Fy प्लस का 7 माइनस का 8 जे कैप, और ये जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब जीरो आई कैप प्लस का जीरो जे कैप होना चाहिए। तो आई कैप वाले टर्म आई कैप जीरो के बराबर कर दो बच्चों, तो एफ एक्स जो आ जाएगा ना वो 1 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। एफ वाई जो आ जाएगा बच्चों वो 1 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। मतलब आपको एक्स डायरेक्शन में 1 न्यूटन का एक फोर्स लगाना है, वाई डायरेक्शन में आपको 1 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इसका रिजल्टेंट जीरो जाए। तो आपको ये दो नहीं लगाने, उन्होंने कहा कि एक ही फोर्स लगाना है। तो आप √2 न्यूटन का 45 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लगा देना, जिसके ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो F5 जो होगा ना बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड √2 न्यूटन होगा। ठीक है, F5 जो है उसका मैग्नीट्यूड √2 न्यूटन के बराबर होगा, और उसका एंगल जो होगा ना बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो 45 डिग्री के बराबर होगा। 45 डिग्री और √2 न्यूटन, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये इन्होंने बोला है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है इस वाले क्वेश्चन को करने का? ये तो फिर भी लेंथी मेथड लग रहा होगा आप लोगों को ना। दूसरा तरीका आप ये देखते हैं, सर देखो 5 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट आ जाएगा 1 न्यूटन इधर की तरफ, है ना। 7 न्यूटन और 8 न्यूटन का रिजल्टेंट आ जाएगा 1 न्यूटन इधर की तरफ। अब मुझे एक अपनी तरफ से 1 न्यूटन इधर लगाना है, 1 न्यूटन इधर लगाना है, मेरा काम हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट √2 न्यूटन आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप √2 न्यूटन 45 डिग्री एंगल पे पॉजिटिव एक्सिस के साथ लगा दो, इसका नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। कोई परेशानी यहां तक? कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए यहां तक। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री मासेस कैपिटल M इज इक्वल टू 100 किलोग्राम, M1 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, M2 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम एज शोन इन द फिगर। All the surfaces are frictionless and the string are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless and the frictionless. The force F is applied on the system so that the mass M2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square. The value of F is। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ना, ये जेई मेन में दे दिया था। अच्छा, एक चीज और देख पा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे कैपिटल M 100 किलोग्राम दे रखा है, स्मॉल m जो है 10 किलोग्राम के बराबर दे रखा है, लेकिन M2 जो है ना बच्चों 20 किलोग्राम दे रखा है, जो डायग्राम में 10 बना रखा था। ठीक है, इसको सही कर लेना। डायग्राम में बच्चों ये 10 किलोग्राम के बराबर हमें दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने ये दिया है कि हम इसको कुछ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो बच्चों ये चलने लगेगा, इसका एक्सेलरेशन कुछ आएगा ए। उस एक्सेलरेशन की वजह से बच्चों क्या होगा, इस रस्सी में टेंशन तो वैसे भी आ रहा होगा, यहाँ पर इसका 200 न्यूटन लग रहा होगा, है ना। ये कह रहा है कि ऊपर जाने लग गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, है ना, ऊपर जा रहा है।
टेंशन यहाँ पे टी ऊपर की तरफ होगा, टी बच्चों इस पे लग रहा होगा। अब टी इस पे लग रहा है तो इसका भी एक एक्सेलरेशन आएगा, उसको मैं ए डैश लिख दे रहा हूं। आप बोलोगे सर ए और ए डैश अलग अलग होंगे क्या? बच्चों फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखा है, ये नीचे वाला, इस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, तो इसका और इसका एक साथ चलना जरूरी नहीं है। मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सारी चीजें कर रहा हूं, सारे एक्सेलरेशन वगैरह जो बना रहा हूं बच्चों मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं। अच्छा यहाँ पे बेशक इन्होंने गैप दिया है बच्चों, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये इसको धक्का मारेगा बच्चों, ये अपने साथ लेके भी जाएगा इसको ना। हाँ, इसके पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन जरूर होगा ए, ठीक है, तो इसके पास एक्सेलरेशन ए होगा, इसके पास ऊपर ए डैश होगा, इधर ए होगा। आप बोलोगे सर ए डैश कैसे, मतलब वो टेंशन की वजह से आ रहा होगा, ऊपर वाला क्यों चल रहा होगा? इस रस्सी के टेंशन की वजह से। अगर रस्सी से कनेक्टेड नहीं होता ना तो नीचे वाला ए से जाता और ये कहीं नहीं जाता, ये रुका रहता। माना कि वो गिर जाता, वो अलग बात होती, समझ रहे हो? वो चलाने का उसको कौन चला रहा है? टी। इसको कौन चला रहा है? एफ। तो क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना जरूरी है? नहीं जरूरी, ठीक है, ये वाली बात समझ लो। ये 200 हो गया बच्चों, टी ऊपर की तरफ हो गया, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ इक्वेशन जो मैं लिख सकता हूं पहले ना, वो लिख लेते हैं। जैसे टी जो होगा ना बच्चों वो 10 इंटू ए डैश के बराबर होगा। दूसरी इक्वेशन बच्चों टी माइनस का जो 200 होगा ना बच्चों वो 20 इंटू 2 के बराबर होगा। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख दी मैंने ना। टी की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी यहां से पहले तो 240 न्यूटन के बराबर, ठीक है, ये 240 के बराबर आ गई बच्चों। इसको यहां पर ले जाकर रखोगे तो ए डैश की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, लेकिन मुझे तो एफ चाहिए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को अपना सिस्टम कंसीडर कर लूं, स्मॉल एम को, m1 को, m2 को, तो बच्चों इन पे नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ ही लग रहा है। सारे सरफेस स्मूथ है तो नीचे से तो ग्राउंड लगा नहीं सकता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक चीज और लिख सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होता है ना वो m1 a1 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, m2 a2 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, m3 a3 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बराबर होता है, नहीं होता है बच्चों? भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू सबके एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इनटू मास और उन सबका सम, ये बराबर होता है, ठीक है। तो F की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो आएगी 100 इंटू ए प्लस का 20 इंटू ए प्लस का ऊपर वाला जो चल रहा है 10 इंटू ए डैश। आप बोलोगे सर उसका इस वाले फोर्स से क्या लेना देना? देखो जब ये चलेगा ना बच्चों तो ये पुली को भी लेके जाएगा, और पुली की वजह से रस्सी में टेंशन आ रहा होगा जिसकी वजह से ये चल रहा होगा, तो वो इंटरनल हो गया। तो हमें इंटरनल फोर्सेज नहीं देखने, तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है, ये है, तो इसकी वजह से वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमें इंटरनल फोर्सेज पुली वुली वाले नहीं लेने, हमें तो नेट पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल देखना है, ये है सबका एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा होगा वो उसको लेना है, ठीक है। मुझे ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू कैसे पता करूंगा बच्चों? यहाँ पे रस्सी जब भी हो ना बच्चों तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दिया करो। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इस वाले केस में कैसे लगाएंगे? इस वाले एंड पे कौन सा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है? ये वाला। इसके पास एक्सेलरेशन क्या क्या दे रखे हैं? ए इधर की तरफ दे रखा है, 2 ऊपर की तरफ दे रखा है। क्या ये ए रस्सी की लेंथ को चेंज करेगा? नहीं। जो भी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं बच्चों वो लेंथ को चेंज नहीं करते। कौन चेंज कर रहा होगा? 2 वाला घटा रहा होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों? पुली। पुली का एक्सेलरेशन क्या है? इधर की तरफ ए, और यहाँ पे भी बच्चों ए आ जाएगा। ये इस रस्सी के परपेंडिकुलर है, क्या लेंथ को चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्या पुली ऊपर जा रही है? नहीं। क्या पुली नीचे जा रही है? नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा इस डायरेक्शन में। हाँ, पुली राइट जा रही है, हाँ, इधर लेंथ को चेंज करेगा। यहाँ पे बच्चों ये ए डैश आ रहा होगा, ठीक है। तो जो लेंथ घटा रहा है बच्चों उसको हम लिखते हैं माइनस का ए डैश, जो बढ़ा रहा है उसको लिखते हैं हम प्लस का ए। ये मेरा अपना एक तरीका है बच्चों ना। अगर आपको कोई और तरीका सीखा है आपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का तो आप उसको लगा लेना। आप कहोगे सर जेई मेन का क्वेश्चन करा रहे हो एडवांस का? भाई जेई मेन का पीवाईक्यू है ये, ठीक है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलो बच्चों, अब ए डैश की वैल्यू हमें 24 ऑलरेडी पता है, तो ए की वैल्यू बच्चों 26 के बराबर आ जाएगी, 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बच्चों, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर 26 रखो तो ये हो जाएगा 2600 प्लस का ये हो जाएगा 520, और ये बच्चों 24 रख दो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 240। तो एफ की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों हमारे पास आ जाएगी 0633 न्यूटन। तो 3360 न्यूटन के बराबर बच्चों हमारे पास एफ आ रहा होगा, है ना। 3360 न्यूटन के बराबर हमारे पास एफ आ रहा होगा। ये होगा बच्चों हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ एफ इज 3360 न्यूटन, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। पर इसका आंसर बच्चों गलत दे रखा था, या तो पेपर में गलत आया था या मेरे मतलब ऑपरेटर की तरफ से गलती हुई है। यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, इसका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने एक बार इसको पहले भी सॉल्व करा रखा है, इसलिए मुझे इसका आंसर पता है बच्चों। इसमें मतलब ए ऑप्शन आएगा। चलो बच्चों,
अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड इनसाइड, अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था पर ना, उसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और ये सारा बहुत अच्छे से यूज हुआ है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स डिसेंड्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ए, तो एक बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक रखा है बच्चों ना यहाँ पे, और ये पूरा सिस्टम बच्चों नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है, ये कैपिटल एम का है। द ब्लॉक एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, द वैल्यू ऑफ ए विल बी। अगर तुम इसको ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो ग्राउंड फ्रेम से आपको क्या दिखेगा, जमीन पर खड़े बंदे को क्या दिखाई देगा, वही इस पे एम जी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप क्या बोल दोगे इसको, एम जी माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए। नॉर्मल की वैल्यू उन्होंने वेट का 1/4 बोली है, एम जी बाई 4 के बराबर बोली है, रख दो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 3 mg डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू बच्चों 3g/4 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, 3g/4 के बराबर, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। आप बोल रहे थे, आप बोलोगे सर आप कुछ और भी बोल रहे थे कि ग्राउंड के फ्रेम में, अगर आप इसको विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स करना चाहते हो, ठीक है, तो बॉक्स का के रेस्पेक्ट में पता है क्या दिखेगा आपको, बॉक्स के अंदर चले जाओ तो mg तो लग ही रहा होगा, वो तो रियल फोर्स है, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, अब इसका एक्सेलरेशन नहीं दिखाई देगा, पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको ना m इंटू ए, और एक लगाना पड़ेगा नॉर्मल। अब इस पर नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, तो जो mg है ना वो नॉर्मल प्लस का m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। नॉर्मल की वैल्यू उन्होंने हमें बता रखी है, वो भी mg/4 के बराबर है, पुट कर दो बच्चों, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, दोनों मेथड से मैंने तुम्हें बता दिया, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है, ऐसे करके बच्चों इस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को आप निपटा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। A monkey of mass 50 kilogram climb on a rope which can withstand a tension of 350 Newton. ठीक है, if monkey initially climbed down with an acceleration of 4 meter per second square, then then climbs up with an acceleration of 5 meter per second square, choose the correct option. देखो बच्चों होता क्या है, जो रोप होती है ना बच्चों, रोप, और ये हो गए भाई साहब मंकी भाई साहब, ठीक है, ओके, ये मंकी हो गया बच्चों, रोप हो गई। रोप और मंकी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं टेंशन, टेंशन तो फ्रिक्शन की वजह से आता है। मंकी जब रस्सी को पकड़ रहा होगा तो मंकी के हाथों पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का रिएक्शन पेयर लगेगा रस्सी पे, इस वजह से रस्सी में आएगा टेंशन, तो पर वो फ्रिक्शन टेंशन के बराबर ही होता है, तो हम क्या करते हैं कि रस्सी में जो टेंशन होता है उसी को हम मंकी पे दिखा देते हैं, ठीक है, पर वो फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना इस चीज को ना। नीचे एमजी जो है इसका वेट बच्चों 500 न्यूटन के बराबर है। टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना इस रस्सी में बच्चों 350 न्यूटन हो सकती है। अगर मान लो ये मंकी चुपचाप लटका रहे तो रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि मंकी का वेट 500 न्यूटन है और इसके अंदर जो टेंशन हो सकती है 350 न्यूटन हो सकती है। मंकी नीचे जाने लगा ए से, तो आपको पता होगा कि एम जी माइनस का टी इक्वल टू एम इंटू ए लिखूंगा मैं, तो टी अब बच्चों कम हो जाएगा, वो रस्सी को थोड़ा लूज कर दे रहा होगा, तो टी की वैल्यू बच्चों एम जी माइनस का ए के बराबर आ जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 50 इंटू जी माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 6 के बराबर, मतलब 300 न्यूटन। तो पहले टेंशन बच्चों 300 न्यूटन होगी जब मंकी नीचे जा रहा होगा, रस्सी टूटेगी नहीं। अब मंकी जैसे ही रुकेगा ना रस्सी वहीं टूट जाएगी ठीक है, रोप विल ब्रेक, और अब मंकी ऊपर आने लगेगा तो टेंशन और ज्यादा चाहिए होगा, तो रोप विल ब्रेक वाइल क्लाइंबिंग अपवर्ड, ऊपर आते टाइम बच्चों रोप टूटेगी, बाद बाकी रोप नहीं टूटेगी। करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये होगा, डाउनवर्ड जाते टाइम नहीं टूटेगी बच्चों ना, 300 न्यूटन तो आराम से रस्सी जो बियर कर सकती है, तो सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। टू masses m1 and m2 are tied together at the end of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley when mass m2 is twice, m2 वाला जो है बच्चों 2 टाइम्स दे रखा है m1 का, ठीक है, इसको m बोल देते हैं। The acceleration of the system is a1 when mass m2 is thrice the m1, the acceleration of the system is a2। a1 जो होता है ना बच्चों आपको याद होना चाहिए m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस का m1 इंटू जी के बराबर होगा, ये होगा, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों m डिवाइड बाई 3m, यहाँ पर दोनों का मास ऐड हो जाएगा, जब इसका मास 2m है तो 2m प्लस m 3m, और यहाँ 2m माइनस m आ जाएगा, दैट इंटू जी, तो ये g/3 के बराबर आ जाएगा पहले वाले केस में, ठीक है, पहला केस ये आ जाएगा। a2 जो आएगा ना बच्चों सेकंड वाले का, इसका मास 3m ले लेना, 3m माइनस का m इंटू जी डिवाइडेड बाई 3m प्लस का m, a2 बच्चों g/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है,
A1 अपॉन A2 जो आएगा ना बच्चों वो 2/3 के बराबर आ जाएगा। लो जी ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इजी था ये वाला, था ना ये वाला, इस वाले में ज्यादा कुछ नहीं था। एक मिनट। A uniform metal chain of mass m and length l passes over a massless and the frictionless pulley. It is released from the rest with a part of its length L hanging on one side and rest of its length capital L minus small l is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time when L is equal to L by x, the acceleration of the chain is g by 2. The value of x is. अब जैसे बच्चों देखो एक तरफ m2 मास होता है, इधर एक m1 मास होता है, तो एक्सेलरेशन जो आता है ना बच्चों वो आता है हमारे पास एक्सेलरेशन जो आता है ना बच्चों वो आता है हमारे पास a इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस का m1 इंटू g के बराबर। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन जो है। अब इन्होंने एक्सेलरेशन हमें g/2 के बराबर दे रखा है, g/2 के बराबर हमें एक्सेलरेशन इन्होंने दे रखा है। अरे यार सॉल्यूशन में दोबारा से बताता हूं। तो देखते बच्चों इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इधर का जो मास होगा वो ऑब्वियस बात है लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। टोटल मास कैपिटल एम हो जाएगा। इधर के मास को बच्चों मैं स्मॉल एम मान ले रहा हूं, इधर का मास बच्चों कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना बच्चों जो कि इन्होंने हमें दिया है कि g/2 के बराबर है, वो आएगा बच्चों उधर का मास कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम माइनस का ये वाला मास m2 माइनस m1 इंटू जी। ये एटवुड मशीन में जो करते हैं ना, दो मास लटके रहते हैं दोनों साइड, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी के बराबर एक्सेलरेशन आ जाता है। दिस डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो इसका टोटल मास कितना है बच्चों कैपिटल एम के बराबर। इसको काट देंगे बच्चों यहाँ से, तो कैपिटल एम माइनस का 2m जो आ जाएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी m/2। तो 2m जो आ जाएगा ना बच्चों वो m/2 के बराबर आ जाएगा। m जो आ जाएगा ना बच्चों वो कैपिटल m/4 के बराबर आ जाएगा। और बच्चों हमें ये पता है कि हमने l लेंथ का मास m माना है, तो ये लेंथ जो है ना बच्चों l वो कैपिटल L/4 के बराबर रही होगी, क्योंकि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जिस प्रोपोर्शन में लेंथ होगी उसी प्रोपोर्शन में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा जो कि 4 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। समझ में आ गया मैंने कौन सा वाला फंडा लगाया है, जो एटवुड मशीन का जो होता है ना बच्चों एक्सेलरेशन का, जैसे इधर मास m1 है, इधर m2 है, तो एक्सेलरेशन m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2 इंटू जी के बराबर होता है। इस वाले फॉर्मूले से मैंने इसको आपको सॉल्व करना सिखा दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A person is standing on an elevator in which situation he experiences the weight loss. Weight loss मतलब नॉर्मल की वैल्यू कब जीरो हो जाएगी। तो अगर एक पर्सन है उसका वेट mg तो लग ही रहा होता है अर्थ की वजह से, नॉर्मल की वैल्यू मुझे जीरो चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। जब एक्सेलरेशन g के बराबर होता है ना बच्चों, फ्री फॉल हो रहा होता है इसका डाउनवर्ड, तब इसका बच्चों वेट लॉस ही फील करता है। ठीक है, तो व्हेन एन एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगी तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन आएगा ना तो बढ़ जाएगा। एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कह रहे हैं नीचे की तरफ जाए, ये हो सकता है। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो नॉर्मल बच्चों mg के बराबर होगा, है ना। डाउनवर्ड वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, नॉर्मल जो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएंगे, बी वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जेई मेन का एक और क्वेश्चन हमने निपटा दिया। अगले क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। ओके, ठीक है। द लेंथ चेंजेस फ्रॉम L1 to L2 when 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर सस्पेंडेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स फ्री एंड। ठीक है, देन द लेंथ L इज। बच्चों इस वायर को हम स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसे वायर वगैरह को स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों के मान लेंगे, एम यहां पर लटका रहे, तो आपको पता है के इंटू चेंज इन लेंथ, तो L1 माइनस का L ये होगा ना चेंज इन लेंथ, ये बच्चों पहले 10 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, 1 किलोग्राम है ना। के इंटू L2 माइनस का L जो होगा बच्चों वो हमारे पास 20 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा, है ना। दोनों को बस डिवाइड कर देना था, कुछ नहीं था। 2L1 माइनस का 2L, L2 माइनस का L के बराबर आ जाएगा, है ना।
तो 3L जो आ जाएगा ना बच्चों, वो 2L1 माइनस का L2 के बराबर आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 2L1 माइनस का L2 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और क्या दिया इन्होंने, वैल्यू ऑफ L तो ये आ रही है हमारे पास। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, गलती कर दी। यहाँ पे 3 नहीं आएगा है ना, ये आएगा, 3 आएगा ही नहीं। देखो इसको मिटाते हैं, ये 3 आएगा ही नहीं। तो 2L1 माइनस का L2 के बराबर आ रहा होगा बच्चों, L जो है ना 2L1 माइनस का L2 के बराबर, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आ जाएगा बच्चों सॉल्व होके। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला थोड़ा सा मतलब मुझे गलत सा लगा था ये वाला क्वेश्चन ना, पर कोई बात नहीं, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। In the arrangement shown in figure, A1, A2, A3 and A4 are the acceleration of the masses m1, m2, m3 and m4 respectively. Which of the following relation is true for this arrangement? अब इन्होंने ये नहीं बताया था कि एक्सेलरेशन है किधर की तरफ, सारे के सारे एक्सेलरेशन तो दे दिए इनके, पर ये नहीं बताया कौन किधर की तरफ। तो भैया तुम्हें एक काम दिमाग लगाना पड़ेगा कि सब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही मान लेना है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबकी, माना कि वो गलत चीज है लेकिन सबकी डायरेक्शन बच्चों मैं नीचे की तरफ मान ले रहा हूँ। इसकी भी मैंने नीचे की तरफ मान ली, इसकी भी मैंने नीचे की तरफ मान ली बच्चों A2, और इसको भी मैंने नीचे की तरफ मान लिया। मैं तो अपनी तरफ से ये करूंगा, सबकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान ली। तो बच्चों अब जो ये वाली जो पुली होगी ना, देखो ये वाली पुली तो रुकी हुई है, ये नीचे A1 से जा रहा है, तो इस वाली पुली का एक्सेलरेशन A1 होगा, लेकिन इस वाली का कुछ और होगा, इसको हमें मानना पड़ेगा A5 मान लेंगे इस वाली पुली का एक्सेलरेशन ना। इसको मैं बोल रहा हूं पहले स्ट्रिंग 1 और इसको बोल रहा हूं स्ट्रिंग 2, ठीक है। पहले मैं स्ट्रिंग 1 पे बच्चों कंस्ट्रेंट लगाऊंगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ना, कौन सी वाली पे, स्ट्रिंग S1 पे, ठीक है। S1 के लिए क्या करूंगा, ये दोनों लीनियर सेक्शन हो गए, इसका एक्सेलरेशन A2, इसका A1, इसका A1, और ये हो जाएगा बच्चों A5 के बराबर, ठीक है। A2, A1, A1, A5। A5 की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट कर लो यहां से ना, पहले A5 प्लस का A2 प्लस का 2A1 इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का A2 माइनस का 2A1, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों स्ट्रिंग S2 के लिए, नीचे वाली के लिए, नीचे वाली पे भी बच्चों ऊपर की तरफ A5 है, A5, और ये हो गया बच्चों A3, A3 नीचे की तरफ, और A4 नीचे की तरफ, है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, माइनस का A5 आएगा, जो लेंथ घटा रहा होता है ना उसको माइनस का लिखते हैं, तो ये प्लस और ये भी प्लस का आएगा फिर ना A5 जो है। देखो 2 टाइम्स A5 प्लस का A3 प्लस का A4, ये 0 के बराबर आएगा। आप जैसे भी सीखे हो ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट उस तरीके से करना। मैं तो क्या करता हूँ, लीनियर सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, लीनियर सेक्शन पे जो भी एंड पे जो भी ऑब्जेक्ट या पुली होता है ना उसकी वेलोसिटी को मार्क कर देता हूँ। जो भी बाहर की तरफ होते हैं ना, लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं उनको प्लस का लिखता हूँ, जो घटा रहे होते हैं उनको माइनस का लिखता हूँ। जैसे ये लेंथ को घटा रहा है, ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो इस जब मैंने इस रस्सी के दोनों लीनियर सेक्शन ड्रॉ किए ना बच्चों, ये वाला और ये वाला, सुनो ध्यान से, ये और ये लीनियर सेक्शन जब ड्रॉ किया ना, तो ये वाली पुली ऊपर की तरफ जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखो A1 ऊपर की तरफ लिखा। ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो देखो मैंने A2 नीचे की तरफ लिखा। ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने A5 ऊपर की तरफ लिखा। तो जो भी एंड से बाहर की तरफ भागेगा उन सबको प्लस का, तो 2A1 और A1 प्लस के हो गए। जो रस्सी की तरफ भाग रहा होगा उसको माइनस का, और जो रस्सी से बाहर भाग रहा होगा उसको प्लस का। तो माइनस का A5 प्लस का A2 प्लस का 2A1 इज इक्वल टू 0। A5 बच्चों A2 प्लस का 2A1 के बराबर आ जाएगा। अब इस वाले में आ जाओ बच्चों, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे ना, तो इस वाले को देखो बच्चों, जब मैंने इस रस्सी का बनाया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ बना दिया A3। ये A4 भी नीचे की तरफ है, यस। ये पुली ऊपर की तरफ जा रही है, तो A5 बच्चों ऊपर की तरफ बना दिए। क्या ये सब क्या एक्सेलरेशन बाहर की तरफ है, रस्सी से दूर? हाँ, सब प्लस के आएंगे। A5 2A5 प्लस का A3 प्लस का A4 इक्वल टू 0। A5 की वैल्यू बच्चों यहां से लाके रख देना, 2A2 प्लस का 4A1 प्लस का A3 प्लस का A4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये A3 प्लस का A4, A3 प्लस का A4, 2A2 प्लस का 4A1, ए ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब और गरीब क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था, शायद 2019 में पूछा था शायद, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अब टू बॉडीज ऑफ मास m1 5 किलोग्राम एंड m2 3 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम की है, मतलब 30 न्यूटन लग रहा होगा इधर की तरफ, और इधर बच्चों थीटा के बारे में पता नहीं है ना। आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ स्मूथ light pulley on a smooth inclined plane as shown. The system is at rest. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be.
यहाँ पे बच्चों m1 जो है ना 50 साइन थीटा फोर्स लग रहा होगा, और अगर ये रेस्ट पे रह रहा है बच्चों सिस्टम, तो हमें ये पता है फोर्स बैलेंस कर देंगे, ये 50 साइन थीटा जो होगा वो 30 न्यूटन के बराबर होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 के बराबर आ जाएगी, मतलब थीटा 37 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा ना वो m1g cos थीटा के बराबर होगा। तो नॉर्मल की वैल्यू m1 जो कि 5 है, दैट इंटू जी cos 37, तो यह आ जाएगा 40 न्यूटन के बराबर। तो 40 न्यूटन बच्चों फोर्स इंक्लाइन लगा रहा होगा, नॉर्मली लगा रहा होगा, या फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाई द इंक्लाइन जो होगा बच्चों ऑन द बॉडी, दैट विल बी 40 न्यूटन। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये थे बच्चों आज के 10 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन तो इसमें नहीं आया, खैर इसमें एनएलएम की क्वेश्चन है, आगे आएगा फ्रिक्शन जो है। एनएलएम एंड फ्रिक्शन के बच्चों 10 पीवाईक्यूज जो कि मैंने आप लोगों को कराए। उम्मीद करता हूं इनसे आपको काफी आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेन अगर आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, तो वो तो आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स की लिंक हमारा जो पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चों 10,000 क्वेश्चन, 1,000 क्वेश्चन का नंबर बच्चों 1,000 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। 1,000 मेरा भी टारगेट है कि 1,000 पीवाईक्यूज में आप लोगों को एक ही जगह पे मतलब फिजिक्स के सारे करवा दूं, तो उससे ज्यादा ही करवाऊंगा मैं, है ना। बाद बाकी क्रैश कोर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, और वहां पे आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।